ये मेरे पास एक कंपैरिजन चार्ट आ गया ऐसी कंपनीज का जो मार्च 3 2025 के बाद बनी है और ऐसी कंपनीज जो आपकी मार्च 3 2025 से पहले बनी है। तो जनाब एससीसीपी ने 2025 में एक एसआरओ इशू किया था 246, जिसके मुताबिक ऐसी तमाम कंपनीज जो आपकी मार्च 3 2025 के बाद रजिस्टर्ड होंगी उनके शेयर्स फिजिकल फॉर्म में इशू नहीं होंगे। उनके शेयर्स जनाब इशू होंगे इन बुक एंट्री फॉर्म और वो इलेक्ट्रॉनिकली पड़े होंगे सीडीसी के पास, जिसको आप कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। यानी कि अब आपके शेयर्स पहले ट्रांसफर होंगे सीडीसी में और उसके बाद आपके शेयर्स ट्रांसफर होंगे एससीसीपी में। तो ये जो आपके शेयर ट्रांसफर का प्रोसेस है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो चुका है जी। तो जी शेयर ट्रांसफर प्रोसेस साइड बाय साइड वैल्यूएशन ऑफ टू शेयर ट्रांसफर अप्रोचेस। तो जनाब ये मैंने वैल्यूएशन बनाई हुई है टू प्रोसेसेस की। ऐसी कंपनी जो आपकी मार्च 3 2025 से पहले बनी है और ऐसी कंपनी जो आपकी मार्च 3 2025 के बाद बनी है। तो जनाब सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐसी कंपनी जो आपकी मार्च 3 2025 से पहले बनी है। अब इसमें शेयर ट्रांसफर का प्रोसेस क्या होगा जनाब? सबसे पहले आ जाएगा आपका फॉर्म 3, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड चेंज ऑफ मोर देन 25% इन शेयर होल्डिंग और मेंबरशिप और वोटिंग राइट्स। अगर आप कंपनी के शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे आप एक शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे आप 25% कर रहे हैं, चाहे आप 50%, चाहे आप 100% शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस केस में आपका जाएगा जी फॉर्म 3। एससीसीपी में जो आपका शेयर ट्रांसफर का प्रोसेस होगा वो जाएगा जनाब हमेशा फॉर्म 3 पे। तो जनाब हम फाइल करेंगे फॉर्म 3। अगर आप ऑनलाइन फाइल कर रहे हैं तो जनाब फॉर्म 3 सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका जनरेट कर देगा जब आप शेयर ट्रांसफर और शेयर ट्रांसफरी की डिटेल देंगे। और अगर आप मैनुअली फाइल कर रहे हैं तो जनाब आपको फॉर्म 3 जो है खुद फिल करना पड़ेगा। तो ये आपके पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। उसके बाद आ रहा जी सेकंड स्टेप, एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर अटेस्टेड बाय ओथ कमिश्नर एंड नोटराइज्ड बाय नोटरी पब्लिक। तो जनाब फॉर्म 3 के साथ आपने एक एफिडेविट अटैच करना है। अगर तो आप पंजाब से हैं तो जनाब आप 300 रुपये वाला स्टैम्प पेपर अटैच करेंगे। उसको आप अटैच करवाएंगे बाय ओथ कमिश्नर और नोटराइज कराएंगे बाय नोटरी पब्लिक। जो आपका स्टाम्प फरोश होगा जो आपको स्टैम्प पेपर देगा वही उसको टेस्ट कर देगा और वही उसको नोटराइज कर देगा। अब इस स्टैम्प पेपर पे आपने क्या लिखना है, आपने अंडरटेकिंग देनी है। जो कंपनी का सीईओ होगा या डायरेक्टर होगा या ऑथराइज अफसर होगा वो अंडरटेकिंग देगा कि जो शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं इस बंदे से इस बंदे को वो ट्रू एंड फेयर है और कुछ भी हमने छुपाया नहीं है। उस अंडरटेकिंग का फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा दूंगा जी। उसके बाद आ रहा है जी थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में जो नया बंदा आ रहा है उसकी आपने सीएनआईसी अटैच कर देनी है। अगर किसी आउटसाइडर को शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं, अब सपोज कर लें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी के 2 मेंबर्स थे, उस कंपनी का एक मेंबर जा रहा है और वो अपने सारे शेयर एक आउटसाइडर को दे के जा रहा है, तो जो नया मेंबर आ रहा है उसकी आपने सीएनआईसी अटैच कर देनी है। अब सपोज कर लें कि अगर एक कंपनी में 3 शेयर होल्डर है, एक जा रहा है और वो एग्जिस्टिंग किसी मेंबर को शेयर दे रहा है जो पहले से कंपनी का शेयर होल्डर है, तो इस केस में सीएनआईसी लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी सीएनआईसी ऑप्शनल आएगी। या आपकी कंपनी में 2 शेयर होल्डर हैं, एक शेयर होल्डर अपने कुछ शेयर्स दूसरे शेयर होल्डर्स को दे रहा है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, तो इस केस में भी आपको सीएनआईसी लगाने की जरूरत नहीं है। ये सीएनआईसी आपकी ऑप्शनल है और सिर्फ नए मेंबर के लिए आपने लगानी है जनाब, ऐसा मेंबर जो एग्जिस्टिंग नहीं है। तो ये सीएनआईसी जनाब आपकी ऑप्शनल आएगी। और ऐसी कंपनी जो मार्च 3 2025 से पहले बनी है उनके लिए सिर्फ 3 प्रोसेसेस हैं, चौथा कोई प्रोसेस नहीं आएगा। सबसे पहले क्या होगा, आप फॉर्म 3 फिल करेंगे, एफिडेविट लेंगे स्टैम्प पेपर पे, अटेस्ट और नोटराइज करवाएंगे और जो नया मेंबर आ रहा है उसका सीएनआईसी आ जाएगा। तो जनाब सबसे पहले हम ये डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं और ये प्रोसेस देख लेते हैं ऐसी कंपनीज के लिए जो आपकी मार्च 3 2025 से पहले बनी है। एंड सब्सिक्वेंटली हम ऐसी कंपनीज का प्रोसेस देख लेंगे जो आपकी मार्च 3 2025 के बाद बनी है। तो जनाब सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ जी। तो डॉक्यूमेंट्स पे चलते हैं जी। तो जनाब सबसे पहले हम फॉर्म 3 देख लेंगे जी। ये देखें फॉर्म 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो सिंपली से ओपन कर लेता हूँ। ये जो आपका फॉर्म 3 है इसको आप एससीसीपी की वेबसाइट से जाके जनाब डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट्स ऑफ शेयर्स एंड चेंज ऑफ मोर देन 25% इन शेयर होल्डिंग और मेंबरशिप और वोटिंग राइट्स। तो जनाब ये जो आपका फॉर्म 3 है यही शेयर कैपिटल की इनहैंसमेंट यानी कि जो आप पेड अप कैपिटल इंक्रीज करते हैं उसके लिए भी यही फॉर्म यूज होता है और आपका शेयर ट्रांसफर में भी यही फॉर्म इस्तेमाल होता है। अब ये देखें इधर लिखा हुआ है चेंज ऑफ मोर देन 25% इन शेयर होल्डिंग, कि अगर आपकी शेयर होल्डिंग जो शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं वो 25% या इससे ज्यादा है, लेकिन अगर आपके 0.001% या एक शेयर भी ट्रांसफर हो रहा है तब भी आप फॉर्म 3 फाइल करेंगे। आपने इसको देख के नहीं परेशान हो जाना कि ये स्पेसिफिकली ऐसी शेयर होल्डिंग ट्रांसफर के लिए जिसमें एटलीस्ट 25% या इससे ज्यादा जो है शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो जनाब ये फॉर्म का नेम है, अगर आपका एक भी शेयर ट्रांसफर हो रहा है तो तब भी आपने फॉर्म 3 फाइल करना है। Pursuant to section 70 and 465 subsection 4 of the Companies Act 2017 read with regulations 30, 39 and 41 of the Companies Regulations 2024। तो जनाब सेक्शंस का रेफरेंस गिवन है, साथ में कंपनीज रेगुलेशंस 2024 का रेफरेंस दिया हुआ है। जो आपके कंपनीज रेगुलेशंस है तो उसमें सारे प्रोसेसेस
उनकी लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स और फॉर्म्स जो है वो डिफाइन किए गए। तो जनाब सबसे पहले आ रहा है जी पार्ट 1, प्लीज कंप्लीट इन ट्रांसक्रिप्ट आर इन बोल्ड ब्लॉक कैपिटल्स। तो जनाब सबसे पहले आ रहा है पार्ट 1 में कंपनी का कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आ रहा होगा और कंपनी का नेम आ रहा होगा। इसके अलावा जो चलान आपने पे करना है उसकी अमाउंट और उसका नंबर आ रहा होगा। तो जनाब वो बता रहा है कि जो फॉर्म 1 है इसको आपने कैपिटल वर्ड्स में फिल करना है। सबसे पहले आ रहा है जी क्वीन, कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। आपकी जो कंपनी है इसका इनकॉर्पोरेशन नंबर क्या है? तो जनाब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप एससीसीपी के पोर्टल में, जिसको आप लीव कहते हैं, लीव के पोर्टल में आप लॉगिन करके भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर देख सकते हैं। तो ये जनाब आपका इनकॉर्पोरेशन नंबर आ जाएगा, ये आपका 7 डिजिट्स का होगा। तो इधर आपने इनकॉर्पोरेशन नंबर ऐड कर देना जी। अच्छा जी, ये मेरा आ गया 1.1। उसके बाद आ रहा है 1.2, नेम ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी का कंप्लीट नेम आ जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा हुआ है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इधर आपकी कंपनी का नेम आ जाएगा, जो भी आपकी कंपनी का नेम है। प्राइवेट लिमिटेड भी आ सकता है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड भी आ सकता है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जो आपकी एसएमसी है, जिसको आप सिंगल मेंबर कंपनी कहते हैं, उसमें सारे शेयर्स ट्रांसफर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एसएमसी के शेयर्स आप 2 बंदों को ट्रांसफर कर दें। अगर आप एसएमसी के शेयर्स एक से ज्यादा बंदों को ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो जनाब उसमें आपकी कंपनी को कन्वर्ट करना पड़ेगा एसएमसी से प्राइवेट लिमिटेड में। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आप एक शेयर भी ट्रांसफर कर सकते हैं और ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एसएमसी के केस में 100% आपको शेयर्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे नए बंदे को। अच्छा जी, कंपनी का नेम आ गया। उसके बाद आ गया 1.3 पेमेंट डिटेल्स। 1.3.1 चालान नंबर। अगर तो आप मैनुअली फॉर्म सबमिट कर रहे हैं फॉर्म 3, तो जो आप चालान जनरेट करेंगे उसका नंबर इधर आ जाएगा और 1.3.2 में चालान की अमाउंट आ जाएगी, जो अमाउंट आपकी चालान पर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। इसके अलावा अगर आप 1.3 को ना भी फिल करें ऑफलाइन सबमिशन के केस में तो कोई मसला नहीं है जी। ऑनलाइन के केस में तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, लेकिन ऑफलाइन के केस में अगर आप इसको ना भी फिल करें, ये 1.3 वाला जो ऑप्शन है, तो कोई मसला नहीं है। फर्दर नीचे चलूंगा जी। उसके बाद आ रहा जी पार्ट 2, एप्लीकेबल इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये जो आपका पार्ट 2 है, ये स्पेसिफिकली ऐसी कंपनीज के लिए है जो अपना पेड अप कैपिटल बढ़ाना चाह रही हैं। तो जनाब पार्ट 2 के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है, तो पार्ट 2 को छोड़ देंगे जी। फर्दर नीचे चलता हूं जी। पार्ट 2 का सेक्शन ए, इसके साथ भी कोई कंसर्न नहीं होगा। सेक्शन बी के साथ भी कोई कंसर्न नहीं है हमारा जी। सेक्शन सी के साथ भी कोई कंसर्न नहीं है। ये फर्दर इशुएंस ऑफ शेयर्स के बारे में है कि कंपनी ने कैश कंसीडरेशन के अगेंस्ट फर्दर शेयर्स इशू किए हैं, नॉन कैश कंसीडरेशन के अगेंस्ट फर्दर इशू किए हैं, या बोनस शेयर्स इशू किए हैं। तो जनाब हम शेयर्स इशू नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं शेयर ट्रांसफर। तो फर्दर नीचे चलता हूं जी। सेक्शन डी के साथ भी कोई कंसर्न नहीं है जी। हमारा कंसर्न होगा जी पार्ट 3 के साथ। जो फॉर्म 3 का पार्ट 3 है वो आपका डील कर रहा है जी शेयर ट्रांसफर के वाले से। फॉर्म 3 में सबसे पहले हमने फिल करना है पार्ट 1, जिसमें कंपनी का कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपने देना है एंड सब्सिक्वेंटली आपने कंपनी का कंप्लीट नेम देना है। उसके बाद आपने पार्ट 2 को स्किप कर देना पूरे को, जितने भी उसके सेक्शन है ABCD, एंड सब्सिक्वेंटली आप आ जाएंगे जी पार्ट 3 पे। पार्ट 3, एप्लीकेबल इन केस ऑफ चेंज ऑफ मोर देन 25% इन शेयर होल्डिंग और मेंबरशिप और वोटिंग राइट्स। तो इसको आपने इग्नोर कर देना है। सबसे पहले एससीसीपी ने ऐसे किया था कि अगर आपका 25% या इससे ज्यादा शेयर होल्डिंग में चेंज आ रहा है तो तभी आप फॉर्म 3 जो है फाइल करेंगे, वरना जो आपकी एनुअल रिटर्न होती थी, जिसको आप फॉर्म ए और फॉर्म 9 कहते हैं, उसमें आप डिक्लेयर कर देते थे कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी के ये शेयर ट्रांसफर हुए हैं, जो आपके लेस देन 25% होते थे। अब उसमें इशू ये आ रहा था कि सपोज कर लें चाहे एक शेयर ट्रांसफर हो गया, उस बंदे को हमने डायरेक्टर या सीईओ अपॉइंट कर दिया, और अगर हमने उस बंदे को बैंक में सिग्नेचरी अपडेट करवाना होता था तो हमारे पास फॉर्म 3 नहीं था होता जब तक हम फॉर्म ए ना सबमिट कर देते। तो इस केस में बड़े इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि बैंक को अपना रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए फॉर्म 3 रिक्वायर्ड होता था या फॉर्म ए या फॉर्म 9 रिक्वायर्ड होता था। तो जब तक शेयर्स ही नहीं ट्रांसफर होंगे तो आपके पास फॉर्म 3 कैसे आएगा और आपके पास फॉर्म 9 कैसे आएगा? तो अभी एससीसीपी ने अलाउ कर दिया कि अगर आपका एक भी शेयर ट्रांसफर हो रहा है तो आप फॉर्म 3 सबमिट करके उस चेंज इन शेयर होल्डिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं जी। अच्छा जी, 3.1 आ गया जी, चेंज इन शेयर होल्डिंग। 3.1.1, टोटल नंबर ऑफ पेड अप शेयर्स। इस कंपनी के टोटल पेड अप शेयर्स कितने थे? तो जनाब हमारी कंपनी के शेयर्स थे 1500। तो जनाब हमारा जो शेयर कैपिटल है वो 1500 शेयर्स हैं मल्टीप्लाई बाय 10, और हर शेयर जो है वो 10 रुपए का है। 1500 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 15,000। तो इधर सिर्फ आपने जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो लिखने हैं, आपने टोटल वैल्यू नहीं लिखनी उसकी पेड अप कैपिटल की। वो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पेड अप शेयर्स, सिर्फ आपने शेयर्स लिखने हैं, आपने उसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना कि इन शेयर्स की वैल्यू इतनी है, उसने सिर्फ नंबर पूछे हुए शेयर्स के। तो जनाब हमारे केस में 1500 शेयर्स हैं पेड अप कैपिटल के। उसके बाद वो कह रहा है 3.1.2, पर्टिकुलर्स ऑफ चेंज इन शेयर होल्डिंग। इधर आपकी जो शेयर होल्डिंग में चेंज आ रहा है जनाब उसकी आपने डिटेल्स दे देनी है कि जनाब इस बंदे से शेयर इस बंदे को ट्रांसफर हो रहे हैं, दोनों को CNSE आ जाएंगे, कितने शेयर्स जा रहे हैं और किस डेट को शेयर्स जा रहे हैं,
वो डेट आ जाएगी। फर्दर नीचे चलता हूं जी। नेम ऑफ ट्रांसफरर, ट्रांसफरर से मुराद ऐसा बंदा जो शेयर ट्रांसफर कर रहा है। नेम ऑफ ट्रांसफरी, ट्रांसफरी से मुराद ऐसा बंदा जो शेयर परचेज कर रहा है। ट्रांसफरर से मुराद जो ट्रांसफर कर रहा है यानी कि जो सेल कर रहा है, और ट्रांसफरी से मुराद ऐसा बंदा जो शेयर परचेज कर रहा है। तो जी नेम ऑफ ट्रांसफरर, जो बंदा शेयर ट्रांसफर कर रहा है उसका नेम आ गया। अब सपोज कर ले मैंने उसका नेम रखा हुआ जी ABC, CNSC स्लैश पासपोर्ट नंबर स्लैश रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ट्रांसफरर एज एप्लीकेबल। तो जो आपका ट्रांसफरर है, अगर इंडिविजुअल है तो उसका CNSC नंबर, या अगर वो फॉरनर है तो पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, या अगर शेयर होल्डर कंपनी है तो जनाब कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। नेम ऑफ ट्रांसफरी या ट्रांसफरीज, अगर एक से ज्यादा बंदे को शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं तो ट्रांसफरीज आ जाएगा। अब सपोज कर लें उसका नेम है जी XYZ, उस बंदे का CNSC आ जाएगा जी। एड्रेस ऑफ ट्रांसफरी, जिस बंदे को शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं उसका कंप्लीट एड्रेस आ जाएगा। एज पर CNSC भी लिख सकते हैं आप लोग, और एज पर एक्चुअल जो उसका करंट एड्रेस है वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। काइंड स्लैश क्लास ऑफ शेयर्स, जो आपके शेयर्स हैं उसकी क्लास क्या है, तो ये जनाब आपने ऑर्डिनरी रखनी है। ये आमतौर पे आपके 99.99% केसेस में ऑर्डिनरी होगी कंपनी के केस में। और डेट ऑफ ट्रांसफर, किस डेट को शेयर्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जनाब हमारे केस में 20/11/2025 को शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। इसके अलावा अगर एक से ज्यादा बंदे को शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, या कंपनी के सपोज कर लें 3 शेयर होल्डर हैं, तीनों जा रहे हैं और तीनों ही किसी और बंदों को शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एज इट इज जैसे ये XYZ है, फर्दर नीचे आप रोज ऐड करते जाएंगे। आप सपोज कर लें DEF है, DEF किसी और बंदे को शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है, कंपनी का दूसरा मेंबर है, तो DEF आ जाएगा, उसका CNSC आ जाएगा। आप सपोज कर लें कि अली है, अली ट्रांसफरी है, अली को शेयर्स जा रहे हैं, अली का नेम आ जाएगा, उसका CNSC नंबर आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स, जो DEF शेयर होल्डर है वो अली को कितने शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है वो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, क्लास में ऑर्डिनरी आ जाएगा, और डेट ऑफ ट्रांसफर में आपका 20 आ जाएगा, जिस डेट को शेयर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। एज इट इज आप रोज ऐड करते जाएंगे। फर्दर वो कह रहा है यूज सेपरेट शीट इफ नेसेसरी। सपोज कर लें कि अगर 20-30 बंदों को शेयर्स जा रहे हैं तो जनाब आप ये चेंज इन शेयर होल्डिंग वाली सेपरेट शीट यूज कर लें जनाब, ये जो आपका टेबल बना हुआ है, ये पर्टिकुलर्स ऑफ चेंज इन शेयर होल्डिंग वाला, क्योंकि वो फिर एक शीट पे पूरा नहीं आएगा तो आपको 2-3 शीट जो है वो बनानी पड़ेंगी। फर्दर नीचे चलता हूं जी। 3.2 चेंज इन वोटिंग राइट, तो जनाब हमारी वोटिंग राइट में कोई चेंज नहीं आ रहा, 3.2 से आपका कोई कंसर्न नहीं है जी। 3.3 चेंज इन मेंबरशिप, तो ये जनाब 3.3 आपका ऑनलाइन फॉर्म में खुद फिल नहीं होता, उसको आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, और ऑफलाइन में आप 3.3 को फिल कर लें तो भी ठीक है। अगर आप इसको ना भी फिल करें, ये जो आपका 3.3 आ रहा है, तो फिर भी आपका जो फॉर्म है वो ऑफलाइन एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप सबमिट कर रहे हैं ऑफलाइन तो आप ये जो 3.3 है चेंज इन मेंबरशिप वाला, इसको भी आप सबमिट कर दीजिएगा। 3.3.1 टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स प्रायर टू चेंज, शेयर ट्रांसफर से पहले कंपनी के कितने मेंबर थे ये आपने बताना जी। तो शेयर ट्रांसफर से पहले हमारे कंपनी के मेंबर थे 2। पर्टिकुलर्स ऑफ चेंज इन मेंबर्स, जो मेंबर्स में चेंज आ रही है जनाब उसकी आपने डिटेल देनी है। जो मेंबर जा रहा है उसका नेम, उसका CNSC और किस डेट को जा रहा है, और जो मेंबर आ रहा है उसका नेम, उसका CNSC और किस डेट को आ रहा है जी। पर्टिकुलर्स ऑफ आउटगोइंग मेंबर्स इफ एनी, अगर कोई मेंबर जा रहा है तो जनाब उसका नेम आ जाएगा। तो जनाब जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसका नेम आ जाएगा जी। हमारे केस में सपोज कर लें ABC है, जो ABC है उसका CNSC नंबर आ गया, या उसका पासपोर्ट नंबर आ जाएगा जो बंदा छोड़ के जा रहा है। और अगर कोई कंपनी है, कंपनी शेयर होल्डर थी और कंपनी शेयर ट्रांसफर कर रही है तो जनाब कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। डेट ऑफ सेसेशन, किस डेट को जो एग्जिस्टिंग मेंबर है वो छोड़ के जा रहा है वो डेट आ जाएगी। तो जनाब हमारे केस में 20 नवंबर 2025 है। पर्टिकुलर्स ऑफ न्यू मेंबर, जो बंदा जा रहा है उसकी जगह कौन सा मेंबर आ रहा है, अगर तो इसकी जगह कोई मेंबर ना आ रहा होता तो ये खाली रहता, लेकिन हमारे केस में ABC जा रहा है और उसकी जगह XYZ आ रहा है, तो नेम आ गया, उसका CNSC नंबर या नाइको या रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, या पासपोर्ट नंबर, व्हाट्सएवर जो भी एप्लीकेबल है। और डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि किस डेट को नया मेंबर आ रहा है, तो जनाब जिस डेट को पुराना जा रहा है उसी डेट को नया आएगा ना, तो 20/11/2025 को ही नया मेंबर आ रहा है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में किसी भी टाइम पे मेंबर्स जो हैं वो 2 से कम नहीं हो सकते। आप सपोज कर लें कि कंपनी में 2 शेयर होल्डर थे, एक अपने शेयर दे के जा रहा है, तो जनाब नया बंदा आपको इंडक्ट करना ही पड़ेगा। आगे वो कह रहा है यूज सेपरेट शीट इफ नेसेसरी, तो अगर बहुत ज्यादा शेयर होल्डर जा रहे होते और बहुत ज्यादा आ रहे होते तो आप नई शीट यूज करते। फर्दर नीचे चलूंगा जी। पार्ट 4
पार्ट 4 पे डेक्लेरेशन आ जाएगी जी आपके पास। आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इन कॉन्सोनेंस विद द रिकॉर्ड एज मेंटेन्ड बाय द कंपनी एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड। अच्छा जी, आगे आप अंडरटेक कर रहे हैं कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड फेयर है और आपने कुछ भी छुपाया नहीं है। hereby reported after complying with and fulfilling all requirements under the relevant provisions of law, rules, regulations, directives, circulars and notifications whichever is applicable। और जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस है जी। फटानी से चलूंगा जी। अच्छा जी, आगे आ रहा है 4.2 नेम ऑफ ऑथराइज ऑफिसर विद डेजिग्नेशन स्लैश ऑथराइज इंटरमीडियरी। तो जनाब जब भी आप कंपनी के फॉर्म सबमिट करते हैं आप किसी एक बंदे को ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट करते हैं जो कंपनी के बिहाफ पे फॉर्म सबमिट करता है। ऑथराइज ऑफिसर कंपनी का कोई डायरेक्टर भी हो सकता है, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है, कोई कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे और खुद में से ही किसी एक को ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे या कंपनी सेक्रेटरी को ऑथराइज ऑफिसर अपॉइंट कर देंगे। ये तो हो गया जनाब कंपनी का इंटरनल बंदा। इसके अलावा आप ऑथराइज इंटरमीडियरी भी अपॉइंट कर सकते हैं। कंपनी वाले एक रेजोल्यूशन पास करके एक ऑथराइज इंटरमीडियरी भी अपॉइंट कर सकते हैं। ऑथराइज इंटरमीडियरी आपके स्पेसिफिक लोग हैं जी, ऐसे इंडिविजुअल जो एससीसीपी से सर्टिफाइड हैं। एससीसीपी इन लोगों को सर्टिफाई करता है कि आप एज एन ऑथराइज इंटरमीडियरी एक्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जिनके पास सीए, एसीसीए, लॉ, फाइनेंस की कोई डिग्री है, उनका कॉर्पोरेट का नॉलेज है, उनके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टाफ प्लस पीसीज या लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, तो ऐसे लोग एससीसीपी में ऑथराइज इंटरमीडियरी की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं और एससीसीपी इन लोगों को लाइसेंस इशू कर देती है कि आप एज एन ऑथराइज इंटरमीडियरी एक्ट कर सकते हैं। तो जनाब कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से अपने सीईओ को या कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकती है या किसी ऑथराइज इंटरमीडियरी को जो बाहर का बंदा है जो एससीसीपी से लाइसेंस्ड है उसको ऑथराइज इंटरमीडियरी अपॉइंट कर सकती है जी। तो जनाब हमने ऑथराइज इंटरमीडियरी अपॉइंट किया हुआ है एक सीईओ को जिसका नेम हमने रखा हुआ है जी डीईएफ। नेम आ गया और आगे आपने उसकी डेजिग्नेशन लिख देनी है CEO/डायरेक्टर। हमारे केस में CEO/डायरेक्टर है। अगर खाली सीईओ होता तो खाली सीईओ आप लिख देते